जाती उमरा की फूलन देवी और हमारे लाड़काना के बॉबी ये सब कुछ छोड़कर यहाँ पहुँचे हुए हैं। जाती उमरा की फूलन देवी को मैं समझता हूँ कि उनकी हैसियत ये रह गई है जैसे फिल्म में एक्स्ट्राज होते हैं कि जब ज़रूरत पहुँचती है तो वो मैदान में आते हैं। एक्स्ट्राज जो है हीरोइन से ज़्यादा डांस कर रही होती है। एक्स्ट्रा जो अदाकार होता है उसकी फुर्तियाँ ज़्यादा होती हैं, जबकि वो उसका फसाने में ज़िक्र नहीं होता है। तो ये हमारी जाती उमरा की फूलन देवी जिस अंदाज से जो ज़बान ये इस कश्मीर में जाके इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने कभी नहीं देखा। अगर ये मैं बिल्कुल, और पता नहीं क्या क्या कश्मीर फ़रोश और क्या क्या कहा जा रहा है। जाती उमरा की फूलन देवी कह रही हैं कश्मीर फ़रोश, हमारे लाड़काना के जो बेबी हैं वो कह रहे हैं कि जी न जाने सेलेक्टेड, नाजायज़, न जाने क्या क्या है। बात यह है कि आज सियासत में इन्होंने इक़दार ख़त्म कर दी है, इखलाक ख़त्म कर दिए हैं। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इसका नुकसान कश्मीर में बैठकर ये हमारे कश्मीरी भाइयों को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्होंने सोचा नहीं कि इनके इन जुमलों से एक वज़ीर-ए-आज़म को जिस ज़बान से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं। ये कहते हैं सिलेक्टेड सिलेक्टेड सिलेक्टेड। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब इलेक्टेड हैं पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम की जानिब से, और सिलेक्टेड है अल्लाह ताला की जानिब से कि इस मैं कहना चाहता हूँ इन नालायकों की हुक्मरानी के बाद अल्लाह ताला ने इस कौम के लिए एक अच्छा हुक्मरान सेलेक्ट किया और अवाम ने उसको इलेक्ट किया। ये कौन लोग हैं। ये जाती उमरा की फूलन देवी साहिबा के अब्बा हुजूर और चाचा हुजूर और कज़न हुजूर खुद समेत ये लोग करप्शन से इन्फेक्टेड हैं, अवाम की जानिब से रिजेक्टेड हैं, और हमारा सिंध वाला तो बेचारा डिफेक्टेड है, उसका तो मैं क्या कहूँ। और इधर आके रिजेक्टेड, इन्फेक्टेड और डिफेक्टेड लोग जो हैं वो जाके कश्मीर में न जाने क्या क्या कह रहे होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कश्मीर का मुकदमा जिस अंदाज से हमारे कप्तान इमरान खान ने कश्मीर का जो मुकदमा लड़ा है, जिस अंदाज से उन्होंने कश्मीर पर इमरान खान साहब ने बात की है, उसके ऊपर सिर्फ छोड़िए मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया क्या कह रहा है। TRT टीवी, टर्किश टीवी जो कि उनका नेशनल टीवी है, उसके अलावा अल जज़ीरा और दुनिया के अखबारात बोल रहे हैं और टीवी रिपोर्ट्स कर रहे हैं। ये TRT वर्ल्ड क्लेम की है। TRT वर्ल्ड क्लेम्स दैट PMIK इज़ द मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी बाई फॉर इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये TRT वर्ल्ड इंडिया तुर्की का ऑफिशियल टीवी कह रहा है। वो कह रहे हैं ड्यू टू IK स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव स्टैंड ऑन कश्मीर, कश्मीरी हैव स्टार्टेड टू बिलीव इन पाकिस्तान अगेन, ए बिलीफ that had lost due to the weak policies of previous government। ये भी टर्किश टीवी कह रहा है कि लोगों को पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हो गया है इमरान खान के आने के बाद। पहले जो एतमाद ये लोग खो चुके थे। और इमरान खान साहब की ऑन September 27 द डे इमरान खान डिलीवर्ड हिज स्पीच एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, मोस्ट ऑफ विच फोकस्ड ऑन कश्मीर। वो ये बाहर के चैनल्स कह रहे हैं, अल जज़ीरा कह रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, नवाज शरीफ साहब ने, मैं औरों को बताता हूँ आपको, 2016 में इन्होंने जब वो बुरहान वानी साहब की जब शहादत हुई, उसके बाद इन्होंने जब ये यूनाइटेड नेशन में गए तो इन्होंने लफ्ज़ ही लिए, इनके मुंह से अल्फाज नहीं निकले, इनके कश्मीर का जिक्र तक नहीं हुआ। और जब ये इंडिया जाते हैं कश्मीरी रहनुमाओं से मिलने से इनकार करते हैं नवाज शरीफ साहब। सचिन जंदाल से मिल लेते हैं, वो अपने बिजनेस पार्टनर से मिल लेते हैं, लेकिन कश्मीरी लीडर से मिलने को ये इनकार कर देते। तो आज उसकी एक वो मैं कहना चाहता हूँ कि रिजेक्टेड जो एक उनकी जो फूलन देवी हैं वो आज जाकर बताती है कश्मीर को हम ये कराएंगे। आप तो कश्मीरी लीडर से मिलने को तैयार नहीं होते हो, वहाँ सचिन जंदाल से पूरे बेटों समेत अपनी बिजनेस डील्स कर रहे होते हो। जहाँ हमारी इज्जतों की, माओं की, बहनों की इज्जतें लुट रही होती हैं, उधर आप मोदी की माँ को साड़ी भिजवा रहे होते हो। इधर हमारे कश्मीर में खून से लाल हो रही होती हैं वहाँ की सड़कें, आप रेड कारपेट पे मोदी के साथ सफ़र कर रहे होते हो। ये तो नवाज शरीफ का मकरू चेहरा है। PMLN कश्मीरी, कभी बनते हैं तो मैं गवाल मंडी का हूँ, कभी कहते हैं कि मैं रायविंड का हूँ, और कभी कहते हैं कि मैं कश्मीरी बन गया हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ 2016 में नवाज शरीफ ने ये किया था। उसके बाद ये तीन लोग जो हैं, नवाज शरीफ, जरदारी, बीबी, तमाम दोनों पीपल्स पार्टी और जो नून लीग की लीडरशिप है, इन्होंने कभी भी कश्मीर में टेररिज्म के ख़िलाफ़, जो हमारी जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें टेररिज्म के ख़िलाफ़ इन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई। और मैं कहना चाहता हूँ 2016 में इन्होंने एक वफ़द भिजवाया था, इतने नॉन सीरियसनेस थी इनकी, इतने फजूल कि वहाँ के उसी वफ़द से कोई मिलने को तैयार नहीं था अमेरिका के अंदर। और आज ये बात करते हैं को नवाज शरीफ साहब। तो मैं कहना चाहता हूँ
دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں، میں اصل اپنے سندھ کے بلاول صاحب کے اوپر آتا ہوں۔ ایک تو سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بلاول صاحب جتنے معصوم جتنے نظر آتے ہیں تو اصولی طور پہ تو ہم ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ ہمارے سندھ کے عوام کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک بچہ سنا ہے وہ پہاڑوں پہ جا کے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سندھ سے لاڑکانہ سے نکلا ہے، پہاڑوں پہ پہنچ گیا ہے، بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، اور اس کے بعد غلطی سے واپسی میں اس میں بیٹھنے کے بجائے کراچی کے جہاز میں لگتا ہے امریکہ پر چلا گیا ہے۔ مطلب بلاول زرداری ایک نان سیریس، وہ ہاتھ ہلانے سے کفن یہ کلف ایسے کرنے سے بھٹو نہیں بن جاؤ گے۔ بھٹو بننے کے لیے بھٹو ہونا ضروری ہوتا ہے، زرداری بھٹو نہیں بن سکتا ہے۔ اور دوسری بات ہمیں ایک اور چیز پتہ چلی ہے کہ ایک مراد علی شاہ صاحب جو کہ لابیسٹ فرم انگیج کرنے گئے ہیں، خود گئے امریکہ، جہاز دے دیا بلاول زرداری صاحب کو۔ یہ 13 سال کے اندر سندھ کا جہاز اور ہیلی کاپٹر چنچی رکشہ کی طرح چلا ہے، W11 کی طرح چلا ہے، کرائے کے رکشے کی طرح چلا ہے، کرائے کی ٹیکسی کی طرح چلا ہے۔ اور وہ شازیہ بی بی فرماتی ہیں کہ بلاول نے منسٹروں سے لفٹ لے لی تھی۔ ارے بھائی ایسے کر کے کہا تھا کہ لفٹ چاہیے کوئی بٹھا لو، بھائی ہمیں بھی لفٹ دے دیا کرو۔ ابڑو صاحب بھی آتے ہیں سینٹ کے اجلاس میں، ان کو بھی لفٹ دے دیا کرو۔ میں بھی ہر 15 دن بعد اسلام آباد آتا ہوں، آپ کو لفٹ ملی؟ آپ بھی سندھ سے آتے ہو۔ وہ جہاز جو ہے مطلب وہ جہاز ان کی عیاشیوں کے لیے ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس جہاز کے اوپر بھی کل میں منسٹر سول ایویشن سے سیکٹری ایویشن سے ہم نے انشاءاللہ 13 سال میں جو سندھ کے جہاز انہوں نے غلط استعمال کیے ان کا انشاءاللہ حساب کتاب ہوگا۔ اور یہ وہ سی وی ہے، یہ خصوصی طور پہ پیپلز پارٹی نے تیار کرائی ہے اپنے آنے والے لیڈر کے لیے، اور مراد علی شاہ یہ سی وی لے کر امریکہ گئے ہیں، پہلے ایڈوانس پارٹی، اور یہ ایڈوانس پارٹی جو ہے بلاول صاحب کی یہ سی وی یہ پیپل پارٹی نے بنا، ہمیں تو گھومتے پھرتے کہیں سے سوشل میڈیا سے سی وی مل گئی ہے، یہ خصوصی طور پہ سی وی تیار کرائی گئی ہے۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا اس سی وی کے چند چیزیں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ایز پاکستانی کرنٹ گورنمنٹ will not bow down to the west. I am here to facilitate your demand. I can be refused, trusted by the work since my party facilitated over 340 US drones in Pakistan during its tenure. یہ بات کرتے ہیں کشمیر کی، بات کرتے ہیں کھڑے ہونے کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جی سی وی بڑی ضروری ہے، جی بڑی کام کی سی وی ہے۔ یہ ہمارے لاڑکانہ کے ماشاءاللہ ایک ہمارا بیبی گیا ہے یہاں، یہ سی وی پہلے بھیج دی گئی ہے۔ اس سی وی میں بتایا گیا ہے کہ میں آپ کو زیادہ کام کر سکتا ہوں۔ زرداری صاحب نے 340 ڈرون کر حملے کرائے تھے، ہو حکم کرو، ساڑھے لائی کوئی حکم بیو کو حکم، ہمارے لائق ہم حاضر ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ امریکہ پہلی دفعہ کوئی ورلڈ لیڈر، کوئی مسلمان لیڈر آیا جس نے کہا ایبسلوٹلی ناٹ، پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے۔ نہیں تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہیں گے وائی ناٹ، ڈرون مارنا ہے وائی ناٹ، اڈے چاہیے وائی ناٹ۔ یہ ایبسلوٹلی ناٹ کرنے کے لیے دین ایمان پر پختہ ہونا چاہیے، لیڈر ہونا چاہیے، ویژن ہونا چاہیے۔ اور آج جب امریکہ وہاں سے بھاگ رہا ہے اور یہ امریکہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں سندھ کے 8,900 ارب روپے لوٹ کے اندر 2,000 ارب سے زیادہ کی کرپشن کرنے کے بعد آج امریکہ میں جا کر لابیسٹ فرم جو استعمال کی جا رہی ہیں۔ نواز شریف کی بات کرتے ہیں، کس موقع پہ ہم نے نہیں دیکھا کہ ان دونوں پارٹیز نے کیا نہیں کیا؟ پاکستان تو کس نے توڑا؟ ثبوت موجود ہے کس پارٹی نے توڑا۔ نواز شریف نے کس موقع پر، جب یہاں انڈین صدر آتا ہے تو یہاں پرائم منسٹر آتا ہے تو کشمیر ہاؤس کا بورڈ ہٹا دیے جاتے ہیں، یہاں سے انڈیا جاتے ہیں کشمیری لیڈر سے ملنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس ریجیکٹڈ، انفیکٹڈ اور ڈیفیکٹڈ لیڈرشپ کو پاکستان کے عوام چھوڑ چکے ہیں۔ اور ایک اور چیز تاریخ یاد رکھیں، ممبئی حملوں میں پاکستان کا ہاتھ ہے نواز شریف، بمبئی حملوں میں پاکستان کا ہاتھ ہے نواز شریف۔ یہ لیڈ ہے بہت بڑی اخبار کے اندر لیڈ ہے۔ اور حکومت ملی تو آئی آرمی سے تحقیقات کریں گے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ حکومت ملی تو آئی سے تحقیقات کریں گے۔ بھارت کو شاباش، کارگل کمیشن بنایا، یہاں کوئی انکوائری نہیں ہوتی، بھارت کہہ رہے ہیں جی بڑی شاباش ہے۔ اس کے علاوہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ، اور اس کے بعد بھارت کے ایک آئی جی کا، انڈیا کے بھارتی انسپیکٹر جنرل کا بیان آیا، اجمل قصاب ممبئی حملوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کو نیپال سے گرفتار کر کے بھارت لایا گیا اور جان بوجھ کر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے بمبئی والے
केस में इसे सज़ा दी गई। ये हम नहीं, भारत का 21 ग्रेड का साबिक आईजी कह रहे हैं। और मियाँ साहब क्या कह रहे हैं? पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने मुंबई हमलों के में किरदार अदा किया और ये नवाज शरीफ ने तस्लीम किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने सुर्खी लगाई और माशाल्लाह हमारे जो मीर जाफ़र, मीर सादिक, मीर दूसरे वाले, उन्होंने जाके घर भी दिखा दिए जाली। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने कारोबार के लिए, अपनी ख़ानदान के लिए, अपने पैसे के लिए पाकिस्तान को इन्होंने यहाँ पहुँचाया है। तो मैं कहना चाहता हूँ आज पूरे पाकिस्तान को जान लेना चाहिए कि ये वो पाकिस्तान दुश्मन है। ये कहते हैं कश्मीर फ़रोश, ये ज़मीर फ़रोश लोग हैं, ये वतन फ़रोश लोग हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान में भी जाके ठंडी हवाएं खाने पहुँच गए थे। अब ये दोनों कश्मीर में जाके एक फर्स्ट लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। इस ज़बान इस्तेमाल करने वालों को सोचना चाहिए कि उनकी डिलीवरी क्या है, उन्होंने क्या किया है। और सिंध से बिलावल जरदारी बात करते हैं। बिलावल जरदारी अच्छा हुआ, मैंने मशवरा दिया था ट्वीट के अंदर कि इधर भी ना कह देना कि जैसे गिलगित में कहा था कि हम गिलगित को लाड़काना बना देंगे, फारिग कर दिया लोगों ने। मैंने मशवरा दिया कि गलती से भी ना कह देना कि गिलगित को, कश्मीर को लाड़काना बना देंगे या कश्मीर को सिंध बना देंगे। तो भाई अगर कश्मीर को लाड़काना या सिंध बनाने का कह दिया तो पता चलेगा कि सिंध वालों को कुत्ते खा गए। 13 साल से कुत्ते झंझोड़ रहे हैं, सिंध को 13 साल से कुत्ते झंझोड़ रहे हैं। लाड़काना को 13 साल से एट लग गई है, थर में हज़ारों बच्चे मर गए हैं, रोडें तबाह हो गई हैं, रास्ते तबाह हो गए हैं। और उसके बाद कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करते। कश्मीर वालों जागते रहना, ज़रा हमसे मालूमात कर लेना, ज़रा एक चक्कर लाड़काना से लेके कराची और कराची से लेके घोटकी आ जाना, पता चलेगा कि सिंध के अंदर बड़ी तरक्की हो गई है। बिलावल के सिंध में वहाँ चिंची की एम्बुलेंस है, गदा गाड़ी की एम्बुलेंस है, खुद जहाज़ लिफ्ट के ऊपर भी दे दिया जाता है दूसरों को। गरीब को सिंध में एम्बुलेंस नहीं मिलती है, गरीब को दवाई नहीं मिलती है। और ये यहाँ के बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हम माफ़ नहीं करेंगे बिलावल जरदारी जैसे डिफेक्टेड लीडर को। और मरियम, ये फूलन देवी जो है, ये रायमंड महल की फूलन देवी जैसी इन करप्शन से इन्फेक्टेड लीडर को, कि हम इनको आगे चलने दें। अबड़ो साहब ज़रा बात करेंगे, फिर मैं आपके सवालात का जवाब दूंगा। अबड़ो साहब लाड़काना से हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये जो आप ढूंढने आए हैं, बच्चा ढूंढने आए, कह रहे घूम गया, पहाड़ों में घूम गया, बेकी बेकी बातें कर रहे, किसी को मिले तो पहुंचा दो भाई, बिलावल हाउस पहुंचा दो। वो गलती से अमेरिका भी चला गया जहाज़ में बैठ के। तो मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तानी कौम, आप पाकिस्तानी कौम का सौदा नहीं कर सकते। ये डॉन लीग्स की रानी और मेमो गेट के जो शहजादे हैं, मैं कहना चाहता हूँ ये डॉन लीग्स की पैदावार हैं, ये मेमो गेट के शहजादे। डॉन लीग की रानी और मेमो गेट का शहजादा पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम ऐसे लोगों को मुल्क में मुसल्लत नहीं होने देगी। अबड़ो साहब थैंक यू, आ जाए। एक्चुअली जो रिसेंटली स्टेटमेंट्स आई हैं कश्मीर में, बिलावल जरदारी की, मरियम सफदर की, वो कश्मीर के जो इलेक्शंस हो रहे हैं एक्चुअली उसी के सिलसिले में वो वहाँ गए हुए हैं। बुनियादी तौर पे उनका जो ये तरीका है, जो लहजा है, क्योंकि अलीम भाई ने काफ़ी चीज़ों पे रोशनी डाली है तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन जो फैक्ट फिगर हैं उनके पीछे कि वो बात क्या करना चाहते हैं, उससे क्या हासिल करना चाहते हैं, खान साहब के अगेंस्ट ऐसी जो है वो लैंग्वेज यूज़ करके। कश्मीर के इलेक्शन शायद अभी उनके लिए कोई आखिरी उम्मीद है इस टेन्योर में, जो हमारे पीटीआई का टेन्योर है, जो वो पहले से हमारी गवर्नमेंट को कहते आए हैं शुरू से कि नाल भी है, नाजायज़ भी है, नालायक भी है। तो वो अपनी लायकी, अपने को जायज़ और अहल साबित करने के लिए बहुत सारी पहले दावे करते रहे हैं। आपने देखा जब से कोई पहला बजट आया, बाकी चीज़ें पहले भी हुई हैं, जैसे नए पीएम का इलेक्शन हुआ 2018 में, तो उस पर भी इन सब पार्टियों ने मिल के अपने उम्मीदवार खड़े किए, इनको शिकस्त हुई। फिर आपने देखा हर बजट आया उस पर तमाशा लगाया, ये बजट नहीं होने देंगे, हर बजट में उनको रसवाई हुई। फिर वो चले गए, आपने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान कि ये हम ये जीत लेंगे, पीडीएम थी। आपने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ, 2-3 सीटें उनको मिली। अभी जो बजट आया 2021 का, 21-22 का, उसमें आपने देखा इन्होंने कहा कि ये तो होने ही नहीं देना हमने कभी भी। ये माजी में हमने सुना था जब फिल्में चलती थी, सुल्तान राही कहता था नहीं छटांगा,
तो ये भी उसी की कड़ी थी इन सारे लीडरशिप की कि हम साथ मिलके ये बजट पास नहीं होने देंगे। आपने देखा 132 मेंबर्स थे उनके टोटल, लिहाजा अभी इनके पास 25 जुलाई का दिन ही बचा है, वो कश्मीर। ये कश्मीर में ऐसी लैंग्वेज यूज़ करके ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं पहले कि बदतमीज़ाना। देखिए ये टीवी चैनल्स पे आते हैं, टीवी चैनल्स पे आके बड़े मासूम बनते हैं कि हमें गालियाँ मिल रही हैं पीटीआई की तरफ से। पीटीआई कभी भी ऐसे इनको हार्ड हिट नहीं करती जब तक इनके अपने ऐसे रवैये नहीं होते। आप उस लीडर के लिए खिलाफ बात करते हैं जिसकी ईमानदारी पे अपनी पार्टी को तो छोड़ें, आपके लोग भी उस बात नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है हमारे पब्लिक के कि इमरान खान साहब जैसा हमें पीएम मिला। और आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं कश्मीर को? कश्मीर आपको नहीं जानता। बिलावल ज़रदारी दावा कर रहा है कि हमारे साथ रिगिंग हो जाएगी। भाई आपकी सीट्स ही 8 हैं टोटल। कल भी वो कह रहा था हम हुकूमत बनाएंगे। कैसे बनाएगा? एक फैक्ट फिगर होती है ना। मुझे तो कभी कभी अफसोस होता है, मैं लाड़काना से बिलोंग भी करता हूँ, इंटीरियर सिंध से मैं वाहिद सेनेटर हूँ पीटीआई का। और जो सेनेट के इलेक्शन में तमाशा हुआ वो आप सब दोस्तों ने देखा होगा, जैसे उन्होंने मुझे अपोज किया। उसकी वजह क्या थी? वजह यही थी कि मैं बिलोंग करता हूँ इंटीरियर सिंध से, मैं इनकी एक एक चीज़ से वाकिफ़ हूँ। शायद आपके दोस्त कुछ साहब ही वहाँ सेनेट में आए होंगे, जो मैंने सेनेट में स्पीच की थी 33 मिनट की, तो ये खुद को बड़ा लीडर समझते हैं। गिलानी भी था, रब्बानी भी था, शीरी भी थी, ताज हैदर भी था, चांडियो भी था, सारे थे 17 सेनेटर्स फ्रॉम सिंध। इनके साथ नून लीग ने किया। ये ऐसे भागे, ये सुन नहीं पाए मेरी स्पीच। अभी भी वो होगी रिकॉर्ड पे, जो दोस्त वहाँ होंगे। मैंने तो इनको वहाँ एक्सपोज किया कि भाई ये यहाँ जो जमहूरी बातें करते हैं वो ऐसे नहीं है। इन्होंने सिंध तबाह कर दिया है। जैसे देखें बिलावल साहब अभी कह रहा है कि हम कश्मीर को बनाएंगे। मैं बिलावल ज़रदारी से पूछना चाहता हूँ कि आपने सिंध बना लिया? कौन सा सिंध आपने बनाया है? अच्छा, पहले तो ये है कि आपकी हुकूमत कैसे आएगी? 8 सीटों पे कौन सा जाहिल आपको एडवाइस करता है कि आपकी हुकूमत बनेगी? या कश्मीर का आवाम, या पाकिस्तान का आवाम, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स या पॉलिटिशियंस, वो ऐसे बेवकूफ़ हो गए कि आपकी इससे आम रवाजी बातों में आ जाएंगे। 8 सीटों पे कुछ नहीं होता। 8 भी वो हैं कि आपके 2 या 3 इलेक्टेबल हैं। इससे पहले भी आपने अटेम्प्ट किया था, जब प्रीवियस इलेक्शन हुआ था कश्मीर का, तो ये अपनी खाला के साथ वहाँ गया था कैंपेन में। वो खाला इसको आहिस्ता आहिस्ता फरियाल टाल पर इसको आगे कर रही थी कि शायद आप बेटा हम आपको थोड़ा आगे कर देते हैं, आपको बड़ी अपनी अपनी जो अहलियत है, हमारी जो एफिशिएंसी है वो हम आप में शिफ्ट कर देते हैं। तो इसको खाला लेके गई थी वहाँ। तो खाला ने किया क्या? वहाँ 2 सीटें आई कश्मीर से इनकी टोटल। वो तो इबरत का मकाम था इनके लिए, क्योंकि इससे पहले चौधरी मजीद था पीएम। जब 2011 में इलेक्शन हुए तो चौधरी मजीद था इनका पीएम। तो आपने 2015 में या 16 में आके कैसे वो अपनी सारी सीटें आपने गंवाई? ये सबूत है कि कश्मीर का अवाम आपसे नफरत करता है। कश्मीर पे आपने ठीके पे दिया था। कश्मीर की जो हुकूमत थी वो भी वहाँ एक ऐसा ही बंदा जैसे सिंध में एक एक डिपार्टमेंट ठीके पे दिया हुआ है। आप बेटा क्या है, ये बजट है, ये मैं बजट कापी लाया हूँ। ये वो कापियाँ हैं जिसको पीपी देख के भाग गई थी सेनेट से। ये फैक्ट फिगर्स हैं। ये सिंध गवर्नमेंट का बजट है। ये ऐसी 47 जो हैं ये बुक्स हैं, ये 47 चैप्टर्स हैं ऐसे। मैं सिर्फ ये 4 लेके गया सेनेट में, ये 4 नहीं सुन पाए। तो उसकी वजह क्या होती थी? मैं उसमें भी 5 मिनट आपका टाइम लूँगा ताकि फैक्ट फिगर आ जाए पब्लिक के सामने कि इन्होंने सिंध के साथ क्या किया है। तो कश्मीर को कौन सा ये वहाँ जाके आबाद करेंगे, कश्मीर में इनकलाब लाएंगे। प्योरली जब प्रीवियस गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी तब भी इन्होंने कश्मीर किसी एक बंदे को ठीके पे दिया था, जिसकी वजह से पीएम लगा। वो बंदे पीएम और सदर कश्मीर के वो दोनों उसको ताबे होते थे। जैसे सिंध में डिपार्टमेंट इन्होंने ठीके पे दे दिए हैं कि हाँ बेटा ये मिनिस्ट्री आप ले जाओ, ये बजट है आपका, साल में आपने पैसे इस पे कितने देने हैं। वहाँ तो ये रवाज है। तो कश्मीर के अवाम, जैसे गिलगित के अवाम ने फैसला किया, तो कश्मीर का अवाम इनकी बातों में नहीं आएगा। आपको हैरत हो, मैं कश्मीर के दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि इनसे लाड़काना नहीं बन पा रहा। आप बजट बुक देखें, पेज नंबर 86, स्कीम नंबर 164, 165, 166, these are 3 schemes from the education department.
टोटल कास्ट नॉट मोर देन 2.3 बिलियन। 2008 में ये अप्रूव हुई है। 2021 तक 460 इसमें स्कूल्स हैं। जो बेसिक जो हमारी नीड है पाकिस्तान के अवाम की, एजुकेशन, हेल्थ, ये मैं सिर्फ एक आपको उनका कारनामा बता रहा हूँ। और लाड़काना जो उनका सियासी किबला है, जिसको ये हाईलाइट करते हैं, जिसको ब्लैकमेलिंग का ये ज़रिया बनाते हैं पूरे अवाम के लिए, तो वहाँ 460 स्कूल्स जो रिहेबिलिटेट होने हैं 2008 में मंसूबा पास होता है। 2.3 बिलियन के 3 स्कीमें हैं, वो इनसे नहीं बन पा रही। तो ये कश्मीर को क्या देंगे? आपने कहाँ देखा है कि जो हमारे वेस्टेज प्लांट यहाँ इस्लामाबाद में है, तो बीच शहर में हूँ मैं, आपको लाड़काना लेके चलता हूँ। लाड़काना में 26 एकड़ एक ज़मीन है मोहम्मद उमर चांडियों की। वो ज़मीन 3 लाख रुपए पर एकड़ उसकी कास्ट है। वो इनके लोगों ने उनसे छीननी चाहिए, उसने नहीं दी। इन्होंने पब्लिक हेल्थ से स्कीम अप्रूव करा के उसको वेस्टेज वाटर प्लांट बना दिए बीच शहर में। ये जो कहते हैं ना कि हम पाकिस्तान को बड़ा सब्ज़ और शादाब बनाएंगे, लाड़काना का पब्लिक, लाड़काना का अवाम उस बदबू से जान छुड़ाने को तैयार है, लेकिन ये छोड़ते नहीं। वो पानी आता है, उसको बाहर भी ड्रेन ऑफ नहीं करते। वो वहाँ बीच तालाब बना दिए। मज़े की चीज़ आपको इन्फॉर्म करूं कि साथ उसके ड्रेन जा रही है। नॉर्मली तो ड्रेन में पानी जाता है। मैं आप दोस्तों को दावत देता हूं, मैं आप 5, 6, 10 लोग मैं इनवाइट करता हूं आपको, आप लाड़काना लेके चलूं, आप लाड़काना का अशर देखें। गड़ी खुदाबश की इनकी स्कीमें नहीं बनी 8-8 साल से। लाड़काना की हेल्थ डिपार्टमेंट की 5 स्कीमें हैं, टोटल कास्ट नॉट मोर देन 500 मिलियन। वो पिछले 2010 से वो स्टार्ट हुई हैं। आज 2010 साल में वो 500 मिलियन मीन्स 50 करोड़ इनसे पैसे नहीं हो रहे। ये टारगेट करते हैं, ये वहाँ काम करवाते हैं जहाँ इनको पैसे चाहिए। तो कश्मीर के अवाम इनको जानते हैं, इनका असल चेहरा भी जानते हैं। देखिए ऐसी ऐसी बातें, कल जैसे मरियम सफदर कह रहे थे कि जी खान साहब ने तो IMF के पास पाकिस्तान को तबाह कर दिया, गिरवी रख दिया। मेरे बाप ने, नवाज शरीफ ने IMF से आज़ादी ले ली थी। अभी ये देखिए, ये बड़ा मजाक है ये कश्मीर के अवाम के साथ कि आप 2018 में IMF के कुछ पैसे नहीं थे पाकिस्तान पे। अगर इतने झूठ आप बोलेंगे तो आप खान का मुकाबला नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के कोई भी अज़ाइम नहीं है ज़ाती कि कहीं भी उनको अपने फ़ायदे लेने या कोई चीज़ लेनी है। ये 2 छोटे बच्चे ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे, कभी अपने कफ खोल के, कभी अपना गला फाड़ के बदतमीज़ी से बात करने का। तो फिर मैं पाकिस्तान और आप दोस्तों की सारी जो मीडिया के आपके नुमाइंदे हैं, मैं सबको अपील करता हूं कि जब इनके लीडर्स आते हैं टॉक शोज़ में, तो इनको तमीज़ भी सिखाई जाए कि जब आप गालियां देंगे तो हमारे लोग आपको उससे ज़्यादा हार्ड हिट करेंगे। फिर आप तक ये CV आपने भिजवाई है ना, हमने तो नहीं भिजवाई। ये मुराद शाह साहब CV लेके वहाँ चला गया है पहले। भाई ये CV लेके आप क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को? ही इज़ अ एफिशिएंट पर्सन हु इज़ कैंडिडेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन फ्यूचर। ये PM बनेगा जिसको बात करने नहीं आती, जो कहता है। देखिए अगर हमारा कोई लीडर कहता तो हमें तो लोग जो है मलामत करते। अब ये हालत है जिसको ये पता नहीं होता कि ये आलू 200 रुपये दर्जन हैं, अंडे 200 रुपये किलो हैं। अगर ये हमारी PTI का कोई करता तो हम आपके सामने भी नहीं आ सकते, लेकिन किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। पूछना चाहिए। बीइंग एज अ पाकिस्तानी हमारा फ़र्ज़ है कि हम ऐसी लीडरशिप, जो ख्वाब देख रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनूंगा 23 में, उसके बाद वो कह रहा है नहीं बना तो 28 में। हम तो कहते हैं कि तुम चाहे 3000 में बन जाओ, जब भी बन जाओ, हमारी जान छोड़ो। ये पाकिस्तान इसका मोतमिल कभी अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान के आप जैसी लीडरशिप जो पर्चों पे चले। आपको ये पता नहीं, जालिम है इसका जो है एडवाइज़र, जिसने इसको लिख के दिया कि आलू जो हैं वो 200 रुपये दर्जन मिलते हैं। उसके एडवाइज़र ने लिखा होगा ना। और जालिम है वो एडवाइज़र जिसने इसको लिख के दिया कि जो अंडे हैं वो 200 रुपये किलो मिलते हैं। तो जिसको ये पता नहीं कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा इन चीज़ों में कि क्या है, वो पाकिस्तान चलाएगा। हम कभी भी इसको इजाज़त नहीं देंगे। आप सब दोस्तों की मेहरबानी। मैं एक मिनट मैं आपको बताऊं, हम 2 महीने से बिलावल ज़रदारी को ढूंढ रहे हैं। तो मैं 1 मिनट लूँगा आपका। 2 महीने से हलीम भाई हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सिंध असेंबली कराची में कि भाई आप बड़े लीडर बनते हो, आप बड़े जो है वो इनकलाबी बन गए हैं, हमें 2 चीज़ों का हिसाब चाहिए। जो सिंध के गरीब आवाम का पैसा लाड़काना के अनवर पैलेस
جو سہیل انور سیال آپ کے منسٹر ہیں اس کا بنا ہوا ہے، شرجیل میمن کا جو حیدرآباد میں راول محل ہے، ہمیں اس کا حساب چاہیے۔ بلاول اس لائق نہیں ہے کہ اس نے ابھی تک اس کا جواب دے سکا، ہم اس کو پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں، اس سے جواب لیں گے۔ کل ایک علی امین گنڈاپور کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی بلکہ کیمرے میں سے بنائی، آپ مطلب 3 سال آپ کو گورنمنٹ میں ہو گئے، آپ کو سڑک نظر نہیں وہاں کی خراب تھی، الیکشن کمپین میں ہی گزرا نہیں جاتے پیسے پڑنے سے، ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ کل سندھ کے وزیر پانی نے یہاں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا پانی چوری کر لیا وفاق نے۔ آپ وفاقی گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، کیا سندھ کے کسانوں کی آواز آپ نے اپنے پرائم منسٹر سے بات کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوبارہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے تو آپ نے فرمایا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے جو بات کی، دیکھیں کشمیر میں ہماری حکومت نہیں ہے، کشمیر کے پرائم منسٹر نون لیگ کے ہیں، اور کل جو کچھ ہوا اس کا مطلب اچھا میسج نہیں ہے، الیکشن میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوئی سرکاری فنڈ استعمال نہیں ہوا۔ اگر وہاں جا رہے ہوں، ان نائنوں کی حکومت 15-20 سال سے کشمیر کے اندر بھی یہ لوگ حکومت کرتے رہے، وہاں بھی آج تک کھڈے بنے ہوئے ہیں۔ اگر ذاتی طور پہ اپنی جیب سے اپنے فنڈ سے اگر کسی کو انہوں نے کچھ پیسے دے دیے تو سرکاری سطح پر کیا جاتا تو بہت غلط تھا۔ ذاتی طور پر اگر کسی گاؤں والے کو، کسی غریب کو انہوں نے مدد کر دی تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں لوگ آتے ہیں، لوگوں کو دینا پڑتا ہے، چونکہ انہوں نے تو وہ پیسہ جو گیا تھا کشمیر والا پیسہ، وہ ان کے رائمنڈ چلا گیا، اس کا حصہ باہر چلا گیا، لندن بھجوا دیا، لیکن جو انہوں نے کیا تو ہمارے غریب پرور لوگ ہیں، وزراء جو ہے انہوں نے اپنی جیب سے بھی کیا ہے۔ دوسری بات آپ نے بات کی، اچھا ہوا اسماعیل راؤ صاحب بھی یہاں آ جاتے ہیں، انور سیال صاحب بھی آ جاتے ہیں، جن کو ماشاءاللہ انور سیال صاحب وہ محل بنانا آتا ہے۔ ان کے باتھ روم کی ٹوٹی بھی سونے کی ہے، کموڈ کا کور بھی سونے گولڈ پلیٹڈ ہے انور سیال کا۔ لیکن کل جب پوچھا کہ جی بھٹو کا نعرہ کیا تھا، انہوں نے کہا روٹی پہ کپڑا اور مکان، وہ گو کہ وہ بھی نہیں ملا، سالہ روٹی بھی گئی، کپڑا بھی اتر گیا، بیچارہ وہ پوتڑا باندھ کے گھوم رہا ہے اس وقت، وہ بیچارہ روزی اس کو پتہ ہی نہیں، بھٹو کے لوگ ہی نہیں ہیں، ان کو روٹی روزی والے لوگ ہیں اس وقت، صرف مطلب اس کو روٹی روزی چل رہی ہے اس کی، تو وزیر صاحبان روٹی روزی والے ہیں، ان کی روٹی روزی چل رہے ہیں۔ جو جوتے پالش کرتے ہو، پرس اٹھاتے ہو، وہ کیا وزیر ہوں گے؟ اب میں آتا ہوں، ہم بھی الحمدللہ ہم سندھ کے بیٹے ہیں، ہم پاکستان کے بیٹے ہیں، سندھ کا درد ہم سے زیادہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا، چونکہ اس 13 سال میں انہوں نے سندھ کو لوٹا ہے۔ اب آتے ہیں پانی کی بات کرتے ہیں، واٹر، یہ اتنی کوئی نظریاتی جماعت سے یہ وہ جماعت بن گئی ہے جو صرف ایشوز کو اجاگر کر کے اپنی زندہ رہنا چاہتی ہے، جبکہ سندھ کے عوام آج کل پیپلز پارٹی کو سندھ کے گوٹھوں کو پہ قبضہ کرنے کے ایشو پہ انہوں نے ان کو فارغ کر دیا ہے۔ پانی کا مسئلہ یہ ہے جی، پانی کا بڑا آسان فارمولہ ہے جو کہ بلاول زرداری کا فارمولہ ہے، اس بہکے ہوئے بچے کا فارمولہ ہے، خود سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ بلاول زرداری کا فارمولہ تھا کہ پانی بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، بارش زیادہ ہوتا ہے تو پانی زیادہ آتا ہے، لیکن پورا فارمولہ بھی ہے۔ جناب یہ بھی بتا دیتے بلاول صاحب کہ جب بارش کم ہوتا ہے تو پانی کم آتا ہے۔ اس دفعہ جو واٹر ایشو رہا، شارٹیج رہی، 2 وجوہات تھی اس کی۔ نمبر 1 شارٹ فال آف رینز، بارشیں کم ہوئی، پانی کم آیا، اور جب میلٹنگ ہوئی گلیشیئرز پہ وہ دیر سے سٹارٹ ہوئی، جس کی وجہ سے پانی کا ایک رولا بنا تھا۔ لیکن اصل معاملہ کیا بنتا ہے جب پانی سندھ میں داخل ہوتا ہے؟ آج میں ابھی صبح آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ جی بیگاری شاخ کے لوگ روڈوں پر تھے، پھلیلی شاخ کے لوگ روڈوں پر ہیں، نصیر واہ کے لوگ روڈوں پر ہیں، پٹ فیڈر کے لوگ روڈوں پر ہیں، گھوٹکی فیڈر کے لوگ روڈوں پر ہیں۔ مجھ سے زیادہ میں کلیم کر رہا ہوں میڈیا کے سامنے، کوئی ایک انڈیویجول جو پورے سندھ میں جاتا کوئی اور نہیں ہے۔ میں 15-20 دن رہتا ہی بھی عوام کے بیچ میں ہوں۔ سندھ میں پانی جانے کے بعد سندھ کی یہ سرکار جو ہے، سندھ کی حکومتی مافیا سندھ کے پانی کو چوری کرتی ہے۔ سندھ میں سپریم کورٹ کے 2013 کے آرڈرز کے باوجود 321 اور ہزاروں ڈائریکٹ آؤٹلیٹس جو ہیں، جنہیں ہم ڈائریکٹ پائپ لگے ہوئے ہوتے ہیں، دکے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ یہ غریب کو پانی نہیں ملتا ہے، امیر کو پانی ملتا ہے۔ اور یہ رپورٹس ہم نے شیئر کی ہیں، سپریم کورٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے سندھ میں۔ ایک طرف آپ نے میری ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، ایک طرف گھوٹکی فیڈر بھری ہوئی جا رہی تھی، اس کے ساتھ ہی چند شاخیں خشک پڑی ہوئی تھی۔ سندھ میں ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہے، زوراور کا قانون ہے۔ سندھ میں
पुष्ट जो टेल के आबादगार हैं उन्हें पानी नहीं मिलता है, ये जो बड़े सरकारी आबादगार हैं उन्हें पानी मिलता है। ये ड्रामेबाजी करने के लिए, ये टोपी ड्रामे के लिए यहाँ आते हैं। अब आइए कि मैंने आवाज़ उठाई या नहीं उठाई। जब ये सिंध का शोर मचा, प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग बुलाई। सिंध का इरिगेशन मिनिस्टर सिंध के आए, पंजाब के इरिगेशन डिपार्टमेंट आया, इरसा आया, वापडा आया। उसमें तय किया कि न्यूट्रल इंजीनियर्स, न्यूट्रल एम्पायर्स, न्यूट्रल टीम बनाई जाए, मॉनिटरिंग टीम्स, जो कि सिंध से, पंजाब से, इरसा और वापडा की टीम्स हो, जो कि जाके मुआयना करें। पंजाब ने टीम दे दी, इरसा ने टीम दे दी, लेकिन सिंध ने अपने इंजीनियर्स मुतय्यन नहीं किए। चूँकि अगर न्यूट्रल टीम्स मुतय्यन होती तो पता चल जाता कि जब फुलेली शाख में पानी जाता है तो नीचे बदीन में क्यों नहीं जाता है, जब नसीर वाह में पानी जाता है तो टंडो लयार में क्यों नहीं जाता है, जब पट फीडर में पानी जाता है तो कंदकोट कश्मीर में क्यों नहीं जाता है, जब घोटकी फीडर में पानी जाता है तो घोटकी के छोटे लोगों में क्यों नहीं जाता है। उसमें प्राइम मिनिस्टर यही कर सकता था। उन्होंने बुलाया, उन्होंने बिठाया, उन्होंने सुना। जबकि ये तो प्राइम मिनिस्टर का जो वजीर है, ये तो पटेवाला भी की हैसियत नहीं रखता, इसको तो चौकीदार भी ना रखे, वो नहीं पगड़ी बना के बेचारे खड़े होते। इस अनवर सयाल की तो वो हैसियत भी नहीं है। फिर भी उसको बुलाया कि चलो सिंध का वजीर है, लेकिन उसने वहाँ जाके न्यूट्रल एम्पायर्स नहीं बनाए। सिंध में पानी चोर सिंध की हुकूमत है। सिंध का बाकी जो शॉर्टेज है वो पंजाब में भी है। और हम एक एक बूंद, मैं बताना चाहूँ, एक बूंद भी अगर सिंध का कोई रोका जाएगा, सिंध की जंग हम लड़ेंगे, ये चोर क्या लड़ेंगे। दो क्वेश्चन है बेसिकली, प्लीज। मुलाकातें भी हो रही, दो इशूज जो है वो एक तो ये कि एमकेएम के जो कर्नल मिनिस्टर है वो ये कह रहे हैं कि सिंध के मसाइल का हल जो है वो गवर्नर राज है। तो आया आपकी वफाक में इस हवाले से कोई बात हुई? जबकि दूसरी बात ये कि सिंध हुकूमत ने क्लेम किया है कि जो बैरियर टाउन के पैसे मिल रहे हैं उसमें से जो है वो उनको हिस्सा दिया जाए। तो अटॉर्नी जनरल से भी आपकी कोई मुशावरत हुई होगी, तो इस पर वफाक का क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, एक तो आपने कहा कि एमकेएम का जो मुतालबा है गवर्नर राज का, इसकी हम पार्शली एक चीज़ की हिमायत करते हैं कि जो सिंध में निज़ाम चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा, जो सिंध में हुकूमत चल रही है वो ठीक नहीं चल रही है। सिंध में गवर्नर राज तो फिर भी आइन के अंदर उसका मौजूद होता है, ऑप्शन मौजूद है। सिंध में सिविलियन डिक्टेटरशिप चल रही है, सिंध में डिक्टेटर्स हैं, सिंध में जंगल का कानून है। सिंध में सूरत हाल ये है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो लोग कहते थे कि जी अपोजिशन लीडर जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होना चाहिए, इस्लामाबाद में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी चलता है, सिंध में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी COD इस्लामाबाद तक रहता है। जब वो घोटकी क्रॉस करता है वो COC बन जाता है, चार्टर ऑफ करप्शन बन जाता है, चार्टर ऑफ करप्शन है। और COD वहाँ चलाते हैं, वो चार्टर ऑफ डिक्टेटरशिप बन जाता है। कि आज सिंध में PAC में कोई मेंबर हमारा नहीं है, कोई चेयरमैन नहीं है, स्टैंडिंग कमेटीज़ में PTI नहीं है, अपोजिशन नहीं है। हत्ता कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि बजट स्पीच विदाउट द स्पीच ऑफ अपोजिशन लीडर पास हो गया हो। तो मैं कहना चाहता हूँ MQM इस निज़ाम से छुटकारे की बात कर रही हो। हम भी कहते हैं इस वक्त तो ये इस चोर हुकूमत से, इस वो हुकूमत जिसने सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया। 8,900 अरब रुपए आए हैं जनाब आली, 8,900 अरब रुपए सिंध में, जो NFC अवार्ड के तहत और लोकल रेवेन्यूज़ के तहत गए हैं। उसमें 1400 अरब की करप्शन, ऑडिटर जनरल रिपोर्ट करता है कि 1400 अरब की करप्शन है। और ये ऑडिटर जनरल की वो बुक्स असम्बली में ले नहीं करते हैं। सिंध का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रिपोर्ट करता है, मेरा डिपार्टमेंट नहीं, सिंध का, कि 44% करप्शन हुई है डेवलपमेंट में। 1.6 ट्रिलियन में से 40 डेवलपमेंट साइड, 8.9 ट्रिलियन फुल बजट कंप्लीट बजट, ओनली 1.6 ट्रिलियन डेवलपमेंट साइड, 44% चली गई करप्शन के अंदर। PND रिपोर्ट करता है। इट मीन्स कि तकरीबन 2000 अरब से ज़्यादा तो पेपर्स के अंदर है। बाकी जो ओमनी की करप्शन, जरदारी ग्रुप की करप्शन, जाली अकाउंट की करप्शन, दैट इज़ अनदर थिंग। इन्होंने सब्सिडी के नाम पे चोरी की है। इन्होंने ट्रैक्टर, गरीब को ट्रैक्टर देने के लिए बुलाया और उसके बाद राशन के नाम पे लोगों को बुलाया और ट्रैक्टर उनके नाम पे लेकर पंजाब में बिकवा दिए। मुराद अली शाह रेफरेंस होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं हुए हैं, रेफरेंस होने के बावजूद। सिंध का जहाज़ टैक्सी की तरह चल रहा है 13 साल से। मैं कल देकर आया हूँ, पूरा रिकॉर्ड निकल, केस करेंगे और पूछेंगे कि कौन सा डिज़ास्टर आया था। वज़रा जहाज़ मांग सकते हैं वज़ीर आला से, अगर कोई डिज़ास्टर हो, कोई तूफ़ान आ जाए, कोई ज़लज़ला आ जाए, एमरजेंसी आ जाए। कश्मीर इलेक्शन में कोई ज़लज़ला आ गया था, कश्मीर में कोई एमरजेंसी आ गई थी, कश्मीर में। कश्मीर की कैंपेन के लिए सिंध के अवाम के पैसे का पेट्रोल और जहाज़ इस्तेमाल हो रहा है। मैं कहता हूँ सिंध को तबाह बर्बाद जिस तरह इस ख़ानदान ने कर दिया है, मैं कहना चाहता हूँ बुएनज़ीर भुट्टो की रूह भी माफ़ नहीं करेगी इनको। और आपने कहा बैरिया टाउन, अब आइए जी, 1100 अरब का पैकेज,
प्रोजेक्ट्स, पैकेज में उसको नहीं कहता, प्रोजेक्ट, जिसमें 62% जो हमने देना था एंड 38% पीपल्स पार्टी ने करना था। हमारे ज़िम्मे जो काम आए थे K4, नाले, फ्रेट टर्मिनल, ग्रीन लाइन एंड KCR। सबसे पहले इमरजेंसी में नालों का काम स्टार्ट हुआ। NDMA ने नालों पर काम स्टार्ट कर दिया, अरबों रुपए नीचे देकर वफाकी हुकूमत की जानिब से। गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाले पे काम 70% हो गया। NDMA करा रहा, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो करवा रहा है थ्रू FW और दीगर इदारों के ज़रिए। काम हो गया 70%। चलिए मीडिया को भिजवाएं। 41 नाले उस वक्त जो ठेका लिया था, वो एग्रीमेंट है कि वो सिंध गवर्नमेंट ने साफ़ करने हैं, और 500 के करीब छोटे जो नालियाँ शालियाँ हैं जो DMC KMC के, वो भी सिंध गवर्नमेंट ने करनी थी। मेगा काम हमने करना था। हमारे अरबों रुपए से काम स्टार्ट हो गया, अभी तक एक स्टार्ट नहीं हुआ। अब आता है बैरिया टाउन। बैरिया टाउन के पैसों पर ये ऐसा ही है कि जी एक चोर ने चोरी की, पुलिस ने पकड़ा, अदालत ने चोरी रिकवर करा के दे दी, और दोबारा चोर आए कि जी मेरी तो सामान वापस दो ना, मेरे घर से रिकवर हुई है। मतलब ऐसा ही है ना, बैरिया टाउन में इन्होंने करप्शन करके अब्बा जान की ज़मीन समझ के हवाले कर दी बैरिया टाउन के। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन किया, वो सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाकर पैसे वापस लेकर दिए। अब दोबारा जिस चोर ने चोरी कराई, जिस मुराद अली शाह के दौर में ये ज़मीनें बैरिया टाउन को गई, दोबारा उसी मुराद अली शाह को दे दें कि दोबारा वो चोरी में लगा दें। बैरिया टाउन का पैसा सिंध का पैसा है, सिंध में लगना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ वफाक खुद लगाएगी, नहीं तो हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसी सिटिंग या रिटायर्ड सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की सरबराही में कोई वो बनाए, कोई कमेटी बनाए, कोई कमीशन बनाए, जिसका वफाक का पैसा उसकी निगरानी में सिंध के अवाम पे खर्च हो। हमारी किताब में दो हैं। सिंध हुकूमत कहती है कि हम सिंध हैं, हम कहते हैं कि सिंध हुकूमत सिंध नहीं है। सिंध ये 5-6 करोड़ अवाम सिंध है, उनके लिए हम मौजूद हैं। सिंध हुकूमत ये 100-200 लोगों का एक करप्ट लोगों का टोला है, जिसमें सिर्फ सूबाई असम्बली की 2 सीटों पर बैठे हुए, 2 फ्रंट लाइन्स पर बैठे हुए लोग, उसके अलावा पीछे सारे मासूम हैं। तो इंशाल्लाह बैरिया टाउन का पैसा सिंध पे लगेगा, सिंध के चोरों को नहीं दिया जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू, आपका बड़ा टाइम देंगे। मुझे पता है, मुझे सब पता है। हमें तो बात तो इस्लाम आप लोगों से कम बात की। हाँ गलाए तो नहीं, बाकी सही कैसी लगी? वही है ना, सीढ़ी कैसी लगी?